नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज एट 10 में। मैं हूं आपके साथ कृतिका। न्यूज एट 10 में आज बात करेंगे दिन भर की खबरों की, जिसमें सबसे खास तौर पर बात होगी संसद के मानसून सत्र की, क्योंकि आज मानसून सत्र का दूसरा दिन है। तो दूसरे दिन कैसा रहने वाला है, आज क्या हंगामा आज भी देखने को मिलेगा, उस पर हम चर्चा करेंगे विस्तार से। साथ ही G20 की बैठक जो हमारे पूरे देश में हो रही है उस पर भी बात करेंगे विस्तार से। साथ ही और जो अन्य खबरें हैं उन पर भी नजर डालेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रीस्किलिंग और अपस्किलिंग को बताया भविष्य के कार्यबल का मंत्र। इंदौर में चल रही G20 श्रम और रोजगार मंत्री स्तरीय बैठक में पीएम ने ई श्रम पोर्टल को सराहा। संसद के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन, दोनों सदन में अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध। मणिपुर पर चर्चा को लेकर पक्ष और विपक्ष में बहस के नियमों पर तनातनी। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे आज प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर करेंगे बातचीत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी करेंगे मुलाकात। ज्ञानवापी मस्जिद के वैज्ञानिक सर्वे पर आज वाराणसी की अदालत में आ सकता है अहम फैसला। सभी पक्षों की बहस पूरी, हिंदू पक्ष ने दाखिल की थी याचिका। महाराष्ट्र और हिमाचल के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट। दोनों राज्यों के कई जिलों में आज स्कूल कॉलेज बंद। वहीं उत्तराखंड, गुजरात और ओडिशा समेत कई राज्यों में भी भारी बारिश का अनुमान। यूरोपीय संघ ने यूक्रेन को अगले 4 साल तक 20 अरब यूरो की सहायता देने का रखा प्रस्ताव। हथियार और सैन्य सहायता के लिए दी जाने वाली मदद पर सदस्य देश लेंगे फैसला। और वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट के पहले दिन भारत ने 4 विकेट पर बनाए 288 रन। कोहली अपने 29वें टेस्ट शतक से 13 रन दूर। रोहित शर्मा ने खेली 80 रनों की कप्तानी पारी। और हेडलाइंस के बाद चलिए अब खबरों में विस्तार से बात करते हैं और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं भारत की अध्यक्षता में जारी G20 बैठकों से। तो इंदौर में आज G20 की श्रम और रोजगार मंत्री स्तरीय बैठक हो रही है, जिसमें G20 देशों और आमंत्रित देशों के 25 श्रम और रोजगार मंत्रियों समेत 165 प्रतिनिधि शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक को वीडियो संदेश के जरिए संबोधित किया। उन्होंने कौशल विकास के महत्व पर जोर डाला और कहा कि स्किलिंग, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग भविष्य के कार्यबल का मंत्र है। We all need to skill our workforce in the use of advanced technologies and processes. Skilling, reskilling, and upskilling are the mantras for the future workforce. In India, our Skill India mission is a campaign to connect with this reality. Under our Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana, more than 12.5 million of our youth have been trained so far. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में श्रमिकों को लाभ देने के लिए ई श्रम पोर्टल की भी सराहना की। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि पिछले 1 वर्ष में इस पोर्टल पर श्रमिकों के रजिस्ट्रेशन की संख्या बढ़ी है। We need to find sustainable solutions to create opportunity for regular
and sufficient work. We also need new models to make them access social security and for their safety and health. In India, we have created an e-Shram portal that is being leveraged for targeted interventions for these workers. Within just 1 year, almost 280 million workers have registered themselves on this portal. Now, with the transnational nature of work, it becomes important for every country to adopt similar solutions. इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना के दौरान भारत ने अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। पीएम ने कहा कि भारत के पास विश्व को कौशल कार्य बल मुहैया कराने की क्षमता है। साथ ही G20 देशों से इसके लिए अहम भूमिका निभाने की भी अपील की है। During COVID, showed their skills and dedication. It also reflected our culture of service and compassion. Indeed, India had the potential to become one of the largest providers of skilled workforce for the world. A globally mobile workforce is going to be a reality in the future. Therefore, it is now time to globalize the development and sharing of skills in the true sense. The G20 must play a leading role in this. तो आज इंदौर में G20 की बैठक में आने वाले विदेशी प्रतिनिधि दुनिया भर में मशहूर 56 दुकान के विशिष्ट अतिथि होंगे, जिसको लेकर 56 दुकान मेहमानों को जायकेदार व्यंजनों को परोसने की तैयारी में लगे हैं। आज इंदौर का 56 दुकान क्षेत्र स्पेशल सिक्योरिटी जोन में भी रहेगा। G20 में आए हुए उन सभी हमारे विदेशी अतिथियों का हम स्वागत करें। तो ये बाज़ार पूरी तरीके से उत्साह से लबरेज है, क्योंकि हमारे यहाँ अब विदेशी मेहमान आ रहे हैं। अभी तक हम जो ये बाज़ार है अपनी राष्ट्रीयता के ऊपर, राष्ट्रीय छवि के ऊपर था। हमें ये फ़क्र है कि अब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर हम अपना एक परफॉर्मेंस देने जा रहे हैं। तो बाज़ार पूरी तरीके से तैयार है। हमारी जो विशेषताएं हैं हम उनको लेकर चल रहे हैं। कुछ हमारे जो खाने के व्यंजन हैं वो हमारे जो इनके आला कार्ड में हो सकते हैं, और कुछ हो सकता है कि मेहमान गूगल करके भी इस बाज़ार की जो प्रमुख दुकानें हैं उनके ऊपर अपने व्यंजनों का रसास्वादन लें। तो हम पूरी तरीके से तैयार हैं। तो ये तो बात हो गई इंदौर की। अब बात करेंगे गोवा की। दरअसल भारत की G20 अध्यक्षता के तहत गोवा में हो रही 3 दिवसीय 14वीं स्वच्छ ऊर्जा मंत्री स्तरीय और 8वीं मिशन इनोवेशन बैठक का आज अंतिम दिन है। आज मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह करेंगे, जहां केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह बैठक के उपाध्यक्ष होंगे। बैठक में G20 सदस्य देशों के ऊर्जा मंत्री, 9 आमंत्रित देश और 14 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के उच्च पदस्थ अधिकारी मंत्री स्तरीय बैठक में शामिल हो रहे हैं। और अब बात करते हैं संसद के मॉनसून सत्र की, जिसका आज दूसरा दिन है। लोकसभा में आज कई विधायी कार्य सूचीबद्ध हैं। राष्ट्रीय परिचर्या और प्रसूति विद्या आयोग विधेयक 2023 को पेश आज किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविय आज इसे पेश करेंगे। वहीं राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक 2023 भी पेश किया जाएगा। इसके साथ ही संविधान आदेश विधेयक 2023 भी सदन के पटल पर पेश किया जाएगा। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जैव विविधता अधिनियम 2002 में संशोधन से जुड़ा विधेयक पेश करेंगे।
वहीं राज्यसभा में आज गैर सरकारी सदस्यों का विधान कार्य है। उच्च सदन में आज वक्फ निरसन विधेयक 2022 को पेश किया जाएगा। वहीं लोक प्रतिनिधित्व विधेयक 2022 को भी पेश किया जाएगा। लेकिन सवाल यही है कि क्या आज भी संसद में कामकाज हो पाएगा, क्योंकि बीते कल यानी कि पहले दिन जिस तरह से मणिपुर के मसले पर दोनों सदन में हंगामा हमने देखा, इस बात पर बहस हुई कि किस नियम के तहत मणिपुर पर चर्चा हो। उसके बाद अब आज का दिन भी लग रहा है कि विपक्ष अपने मुद्दे पर अड़ा रहेगा, और यह आलम तब है जब सरकार मणिपुर पर चर्चा के लिए राजी है। आज भी कांग्रेस की ओर से कुछ सदस्यों ने मणिपुर के हालात पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया है। और इसी पर ताजा अपडेट देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र इस वक्त जुड़ रहे हैं। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। शैलेंद्र, आज मॉनसून सत्र का दूसरा दिन है। उम्मीद तो यही है कि आराम से शांतिपूर्ण तरीके से जो कामकाज है वो आज हो सदन में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, लेकिन कहीं ना कहीं हंगामा भी देखने को मिल सकता है, खासतौर पर मणिपुर के मुद्दे पर। अगर देखा जाए तो विपक्ष चाहता है कि इस पर चर्चा हो और सत्ता पक्ष भी इस पर चर्चा करने के लिए तैयार है, तो आखिर विवाद कहां फंस रहा है? ये देखिए, विपक्षी दलों, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने कल जिस तरह से संसद के दोनों सदनों में इस बात को रखा कि मणिपुर पर चर्चा होनी चाहिए, और सरकार ने कहा कि वो भी चाहती है कि चर्चा हो, और गृह मंत्री सदन में इसका जवाब देंगे, तो निश्चित तौर पर ये सत्ता पक्ष का कहना है कि फिर ऐसी कोई वजह नहीं थी कि विपक्षी दल हंगामा करे। लेकिन किस नियम के तहत चर्चा हो, उसको लेकर हम देख रहे हैं कि राज्यसभा में विपक्षी दल अड़े रहे, और राज्यसभा के सभापति ने कहा भी कि सरकार उत्सुक है कि चर्चा हो, लेकिन हंगामा होता रहा, और विपक्ष के हंगामे के चलते, कांग्रेस और सहयोगी दलों के हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई कई बार बाधित हुई और बाद में दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। वहीं लोकसभा में भी 2 बजे स्थिति देखने को मिली जब विपक्षी दलों ने हंगामा किया। सवाल यही है कि जब सरकार ने सर्वदलीय बैठक में भी ये कहा था कि राज्यसभा के सभापति या लोकसभा के अध्यक्ष जब अनुमति देंगे, जिस नियम के तहत सरकार को कोई दिक्कत नहीं है मणिपुर पर चर्चा को लेकर, और हमने देखा कि कल संसद सत्र की शुरुआत से पहले प्रहलाद जोशी ने भी संकेत दिए कि मणिपुर पर चर्चा कराई जा सकती है, सरकार सहमत है, और सदन के अंदर भी इस बात को कहा संसदीय कार्य मंत्री ने। लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी और तमाम सहयोगी दलों ने हंगामा जारी रखा। तो ऐसे में सत्ता पक्ष भी आरोप लगा रहा है कि कहीं ये मनसा ही तो नहीं है कांग्रेस पार्टी और सहयोगी दलों की, वो ये मन बनाकर आए हैं कि संसद की कार्रवाई मानसून सत्र में चलने ना दी जाए। देखिए शैलेंद्र, पिछले अगर सत्र पर हम नजर डालें तो पिछली बार भी कुछ इस तरीके की तस्वीरें सामने आई थी, हालांकि मुद्दे उस दौरान अलग थे हंगामे के। इस बार भी मणिपुर के मुद्दे को लेकर के हंगामा इस वक्त विपक्षी पार्टियों की तरफ से किया जा रहा है संसद के अंदर। तो ऐसे में क्या उम्मीद की जाए, क्योंकि जो संसद का सत्र है वो सुचारू रूप से चले, इसकी जिम्मेदारी सिर्फ सत्ता पक्ष की नहीं बल्कि विपक्ष की भी उतनी ही है। तो ऐसे में जिम्मेदारियों से क्यों बच रहे हैं, क्यों अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी नहीं निभा पा रही पार्टियां? कृतिका, देखिए आज दूसरा दिन है। उम्मीद हम यही करेंगे कि विपक्ष दल और सत्ता पक्ष के बीच कोई सहमति बनेगी मणिपुर पर चर्चा को लेकर। लेकिन ये सही बात है कि सदन चलाना सभी सदस्यों की, सभी राजनीतिक दलों की, सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी की जिम्मेदारी है, और वो इसलिए चुनकर आते हैं कि बहस हो, स्वस्थ चर्चा हो, उसके दूरगामी नतीजे निकले, योजनाओं पर उसका असर पड़े, देश में जो ज्वलंत मुद्दे हैं उस पर चर्चा हो और उससे एक संदेश निकले। तो निश्चित तौर पर सदन चर्चा की जगह है, बहस की जगह है। यहाँ पर कानून बनाया जाए, इसकी जगह सांसद प्रश्न पूछे, शून्यकाल में अपने मुद्दे उठाएं, और इसके बजाय अगर बहस ना हो और गतिरोध बना रहे, कार्रवाई बाधित हो, तो निश्चित तौर पर एक तरह से कहे संसदीय लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा नहीं है। ऐसे में सभी दलों को, खासतौर पर विपक्षी दलों को ये मिलकर सोचना होगा कि क्या रास्ता निकल सकता है कि चर्चा भी हो जाए और इस तरह का गतिरोध न हो, क्योंकि सरकार ने स्पष्ट तौर पर पहले ही कहा है कि गृह मंत्री इस पर जवाब देंगे जो अल्पकालिक चर्चा होगी लोकसभा या राज्यसभा में। फिर आखिर क्यों दिक्कत है विपक्षी दलों को, आखिर वो किस बात के लिए हंगामा कर रहे हैं? वो चर्चा ही तो चाहते हैं मणिपुर पर, तो चर्चा के लिए सरकार तैयार है। तो ऐसे में एक सहमति बन जानी चाहिए चर्चा को लेकर लोकसभा या राज्यसभा में। अब देखना होगा कि आज क्या होता है, क्योंकि आज फिर स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है कई विपक्षी दलों के सांसदों ने। जी,
शैलेंद्र, एक सवाल और है मेरा कि अगर आज बात की जाए तो संसद में ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण विधेयक हैं जिन्हें आज पेश किया जा सकता है? कृतिका, देखिए, जो शुक्रवार का दिन होता है वो गैर सरकारी विधेयकों का होता है, यानी सांसदों के जो अपने विधेयक हैं वो 3:30 बजे के बाद लोकसभा और राज्यसभा में टेकअप किए जाते हैं। उन पर चर्चा होती है। कई बार उन पर हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे विधेयकों की संख्या होती है जो लिस्ट रहते हैं। वो दोपहर के बाद ये कार्रवाई होती है। उसमें हम देख रहे हैं कि बहुत सारे विधेयक लोकसभा में और राज्यसभा में लिस्टेड है। लोकसभा में जो कल विधेयक सूचीबद्ध थे, 3 प्रमुख विधेयक जिन्हें पेश किया जाना था, एक विधेयक जिसे विचार के लिए रखा जाना था, तो वो चारों विधेयक आज सूचीबद्ध किए गए हैं। क्योंकि कल वो रखे नहीं जा सकते थे सदन के पटल पर, तो वो आज अगर हंगामा नहीं हुआ और सदन सुचारू रूप से चला तो वो लोकसभा में रखे जा सकते हैं। वहीं राज्यसभा में आप देखें कि दोपहर बाद जो निजी विधेयक हैं, गैर सरकारी विधेयक हैं, वो सूचीबद्ध है। इसके साथ तमाम जो पत्रावलियां हैं, रिपोर्ट्स हैं, सदन के पटल पर रखी जानी है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, और प्रश्नकाल तो होता ही है दोनों सदनों में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। आप अपनी नज़र संसद के इस सत्र पर लगातार बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट्स और जानकारी लेते रहेंगे। तो मणिपुर के थौबल जिले में नोकबोक सेकमाई थाना अंतर्गत अपहरण और सामूहिक बलात्कार के जघन्य अपराध मामले में पुलिस ने अब तक 3 और मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इस तरह अब तक कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। राज्य की पुलिस अन्य दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और छापेमारी भी की जा रही है। इसी बीच मणिपुर के राज्यपाल अनुसुईया उइके ने पुलिस महानिदेशक को बुलाकर घटना की जानकारी ली और इसे सभ्य समाज पर एक कलंक बताया। राज्यपाल ने पुलिस विभाग से अपराधियों को पकड़ने और कानून के अनुसार कठोर सजा दिलाने के लिए तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए। उधर मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने भी अपराधियों को मृत्युदंड दिलाने का आश्वासन दिया है। मैं मणिपुर की एज ए गवर्नर होने के नाते आज मेरे प्रदेश में इस तरह की घटना होना, ये मेरे मणिपुर प्रदेशवासियों के लिए भी एक बहुत बड़ा मतलब ऐसी घटना उनको भी बहुत दुख हुआ होगा। कोई भी हो, किसी भी तरह की हमारी जो बहनें हैं और इस तरह से जिन व्यक्तियों ने किया है, ये बहुत ही हैवानियत कहना चाहिए और ऐसे लोगों के ऊपर तो जितनी से कड़ी सजा होनी चाहिए, उनको देना चाहिए। और अब बात करते हैं ज्ञानवापी को लेकर। वाराणसी की अदालत हिंदू पक्ष द्वारा दाखिल किए ज्ञानवापी मस्जिद में वैज्ञानिक सर्वे के निर्देश देने वाली याचिका पर फैसला सुनाएगी। इस मामले में 14 जुलाई को सभी पक्षों की बहस पूरी हो चुकी है, जिसके बाद आज कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। 6 जुलाई को हिंदू याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया था कि वो हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर जल्द से जल्द सुनवाई करे, जिसमें एएसआई को पिछले साल एक वीडियोग्राफिक सर्वेक्षण के दौरान वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पाए गए शिवलिंग की कार्बन डेटिंग सहित वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया गया था। परिसर में एक संरचना मिली थी जिसे हिंदू पक्ष के लोगों ने शिवलिंग बताया, तो वहीं दूसरे पक्ष ने फव्वारा होने का दावा किया था। देखिए, आज का फैसला जो आने वाला है एएसआई के संपूर्ण परिसर का परीक्षण कराने के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही एक क्लिंचिंग एविडेंस के रूप में सामने आएगा, क्योंकि ये एकदम तथ्य है और एकदम सामने बात आ चुकी है। हालांकि कमीशन की चीज़ों को लेकर अभी भी माननीय न्यायालय के समक्ष चीज़ें लंबित हैं, लेकिन एएसआई का जो एविडेंस आएगा, क्योंकि रामलला का जो मुकदमा था, राम जन्मभूमि का जो मुकदमा था, उसमें भी एएसआई का जो एविडेंस था वो बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुआ था केस को डिसाइड करने में। तो इस स्थिति में जो है एएसआई का जो है ऑर्डर आना हमारे फेवर में चाहिए और हम उम्मीद करते हैं कि वो 2 से 2.5 के बीच में आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट मोदी सरनेम टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर आज सुनवाई करेगा। गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद राहुल गांधी ने हाईकोर्ट के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है। सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ 18 जुलाई को
वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी के मामले का उल्लेख करने और तत्काल सुनवाई की मांग करने के बाद राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हुई थी। और न्यूज़ एट 10 में खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। आजा। कैसा रहा काम का पहला दिन? अच्छा था। दीदी, आप गर्भ निरोधक गोलियां लेती हैं? हाँ, क्यों? नहीं, वो गांव में बुआ जी कहती थी कि सर टकराने से सर पे सींग निकल आते हैं, या फिर फल का बीज खा लिया तो पेट में पेड़ उगेगा, है ना? और ये भी कहती होगी कि गर्भवती औरतों को नदी नहीं पार करनी चाहिए। बुआ जी तो ये भी कहती होगी कि लड़कियों को नौकरी नहीं करनी चाहिए। तुम तो करती हो। बुआ जी की सब बातें कब से मानने लग गई। यूं ही वह मत मानो, गोली की सच्चाई को जानो। नए जमाने की गर्भ निरोधक गोलियां हैं आसान, असरदार और भरोसेमंद। तभी तो विश्व भर में करोड़ों महिलाओं को गोली में विश्वास। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों देशों के बीच परस्पर हित के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर होंगे। श्रीलंका में राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद भारत की उनकी ये पहली यात्रा है। विक्रमसिंघे की इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे द्विपक्षीय संबंधों को और आगे बढ़ाना और मजबूत करना है। ये यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब दोनों देश इस साल राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इससे पहले बीते कल श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की थी। विदेश मंत्री ने उम्मीद जताई कि रानिल विक्रमसिंघे की ये यात्रा दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करेगी और भारत की नेबरहुड फर्स्ट और सागर नीतियों को आगे बढ़ाएगी। और इसी पर ताज़ा अपडेट देने के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता मेघना इस वक्त जुड़ रही हैं फोन लाइन पर। मेघना, जिस तरीके से आज ये मुलाकात होनी है, तो इस मुलाकात को लेकर आपको क्या नजर आता है कि किन किन अहम मुद्दों पर बातचीत होगी, साथ ही क्या कुछ समझौतों पर भी हस्ताक्षर आज हो सकते हैं? देखिए कृतिका, अहम यहाँ पर अभी जो फिलहाल अभी कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे की मुलाकात होगी यहाँ हैदराबाद हाउस में। दोनों इनके लीडर जहाँ पर मिलेंगे। यहाँ पर एक कृतिका ये बात है कि एनर्जी पर, रिन्यूएबल एनर्जी पर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर, और हम जानते हैं कि श्रीलंका किस तरीके से इकोनॉमिक क्राइसिस से उभरने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में क्या और तरीके हो सकते हैं इकोनॉमिक रिवाइवल के, उस पर बातचीत हो सकती है। ग्रिड कनेक्टिविटी, रिन्यूएबल एनर्जी का क्षेत्र है, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का क्षेत्र है, इन सभी पर बेशक फोकस रहेगा। उसके साथ ही एक और अहम चीज है कि श्रीलंका काफी ज्यादा फोकस कर रहा है अपने टूरिज्म सेक्टर को पूरी तरीके से रिवाइव करने के लिए। अगर हम देखें तो पिछले साल अगर हम 2022 की बात करें तो भारत एक तरीके से सबसे बड़ा सोर्स था टूरिस्ट का श्रीलंका में। तो इस बार भी जिस तरीके से टूरिज्म को और ज्यादा टूरिज्म पे फोकस किया जा सकता है, तो कुछ ऐसे विषय होंगे जो आज बायलैटरली अगर हम देखें तो डिस्कस हो सकते हैं। हम जानते हैं 2023 इस साल भारत और श्रीलंका अपने बायलैटरल रिलेशनशिप की एक एनिवर्सरी मना रहे हैं, 75th एनिवर्सरी। तो ये भी एक अहम अगर हम देखें तो एक अहम बेंचमार्क है रिलेशनशिप में, और उसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए इस पर बेशक फोकस रहेगा। जी मेघना, अगर बीते कल की बात करें तो विक्रमसिंघे की मुलाकात विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी हुई थी, तो ये मुलाकात कितनी खास और कितनी अहम रही? क्या किन्हीं मुद्दों को लेकर चर्चा हुई इस बीच? देखिए मुलाकात के बाद विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक ट्वीट साझा किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि सागर के पर्सपेक्टिव से भी बहुत अहम है
अगर हम बात करते हैं श्रीलंका की और उसके साथ ही हम जो बात करते हैं अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की, तो भी बहुत अहम हो जाता है श्रीलंका। तो ऐसे में अगर हम देखें तो ये क्योंकि जो मीटिंग है, और अभी कुछ देर पहले हमने देखा कि गौतम अडानी ने भी ट्वीट किया है कि वो राष्ट्रपति विक्रम सिंघे से मिले हैं, तो उन्होंने बात की है विंड पार्क जो प्रोजेक्ट 500 मेगावाट का विंड प्रोजेक्ट है उसके बारे में बात की है। और उसके साथ ही अगर हम देखें तो पोर्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर भी बातचीत हुई है। अगर एक और चीज यहाँ पर हम देखें तो इंडियन ओशन रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रीलंका परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर और ये भी एक तरीके से डिस्कस हो सकता है, और जिस तरीके से सागर की पॉलिसी और नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी है उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन करेगी ये मीटिंग। और खासतौर पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद राष्ट्रपति मुर्मू से भी मिलने वाले हैं राष्ट्रपति विक्रम सिंघे, तो आज इनके जो इम्पोर्टेंट एंगेजमेंट है उसमें बेशक, और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे तो 12 बजे के आसपास एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि दोनों ही लीडर्स एक प्रेस स्टेटमेंट भी यहाँ पर हैदराबाद हाउस से दे सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेघना, आप इस पर अपनी नज़र लगातार बनाए रखिए और ताज़ा अपडेट भी हम तक लगातार पहुंचाते रहिएगा। तो जिस तरीके से आज एक खास मुलाकात होनी है, इस मुलाकात के बाद में देखना होगा कि किन अहम समझौते होते हैं और किन मुद्दों पर बातचीत होती है। इसी के साथ न्यूज़ 10 में अब अगली खबर का रुख करते हैं। महाराष्ट्र के रायगढ़ में हुए भूस्खलन के बाद राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। घटनास्थल पर एनडीआरएफ की टीम मौजूद है और बचाव अभियान चलाया जा रहा है। रायगढ़ की खालापुर तहसील के इरशालवाड़ी गांव में हादसा हुआ था। इरशालवाड़ी गांव में हुए भूस्खलन के कारण से 16 लोगों की मौत हुई और कई लोग घायल हुए। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं और अब तक 2,90,000 से ज्यादा लोग दर्शन कर चुके हैं। बीते कल अभिनेत्री सारा अली खान ने भी बाबा के दर्शन किए। इससे पहले साइना नेहवाल और कई विदेशी भी बाबा के दर्शन कर चुके हैं। इस यात्रा को सफल सुरक्षित बनाने के लिए साफ सफाई के प्रति जागरूकता के लिए भी कई तरह के कदम सरकार की तरफ से उठाए गए हैं। मछुआरों को बंगाल की खाड़ी और उससे सटे ओडिशा तट पर ना जाने की चेतावनी दी गई है। विशाखापत्तनम चक्रवात केंद्र के निदेशक एम सुनंदा ने गुरुवार को बताया कि बंगाल की खाड़ी पर कम दबाव वाले क्षेत्र होने के कारण आंध्र प्रदेश में भारी बारिश और तेज हवाएं चल रही हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि ओडिशा तट के पास उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर निम्न दबाव का क्षेत्र अब उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी और निकटवर्ती ओडिशा तट पर स्थित है। आंध्र प्रदेश में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई, तो वहीं कुछ जिलों में भारी बारिश भी हुई। Yesterday's cyclonic circulation developed into a low pressure area over northwest and adjoining west central bay. Due to this influence, light to moderate rainfall at many places and heavy rainfall at one or two places. मौसम विभाग ने आज और कल के लिए कोंकण, मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में अत्यधिक वर्षा की चेतावनी दी है। महाराष्ट्र के 4 जिले ठाणे, रायगढ़, पुणे और पालघर जिलों में बारिश का आज रेड अलर्ट है। वहीं रेड अलर्ट को देखते हुए पालघर और ठाणे में आज स्कूल कॉलेज भी बंद हैं। कल कोंकण और दक्षिण गुजरात राज्य में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश हुई। अगले 2 दिनों के दौरान ओडिशा में और आज छत्तीसगढ़, विदर्भ, तेलंगाना और कर्नाटक के अंदरूनी हिस्सों में अत्यधिक बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा कि पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत के शेष हिस्सों में अगले 4 से 5 दिनों के दौरान कम बारिश का अनुमान है। देश के उत्तरी भाग में बारिश हो सकती है। वहीं हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से तबाही के बाद कई जिलों में शैक्षणिक संस्थान बंद रखे गए हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में लगातार बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। मौसम विभाग ने आज के लिए प्रदेश के सभी जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वीरवार को भी प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश नारकंडा में 87 मिलीमीटर, भरमौर में 38, सराहन में 35 मिलीमीटर दर्ज की गई।
वहीं किन्नौर में अचानक आई बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। इस बाढ़ में करीब 27 वाहनों के दबने का अनुमान है। किन्नौर की जिला कलेक्टर ने बताया कि 25 जुलाई तक एडवाइजरी जारी की गई है। वहीं सांगला और निचार में 3 दिन के लिए सभी शैक्षिक संस्थानों को एहतियात के तौर पर बंद कर दिया गया है। जिले में 88.95 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान है। भारी बारिश के चलते आज दोबारा कामरू में एक फ्लैश फ्लड हुआ है, जिसमें काफ़ी हॉर्टिकल्चरल लॉस का, इरिगेशन का और साथ ही साथ अराउंड 27 व्हीकल्स का उसमें दबने का अनुमान है। बाकी फाइनल आकलन अभी आ रहा है। इसी के साथ मैं बताना चाहूँगी कि 25 तक हमने किन्नौर जिले में एक वेदर अलर्ट जारी किया है, एडवाइजरी है। सभी लोग अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। इसी के ध्यान में रखते हुए सांगला और निचार जहाँ ज़्यादा बारिश है वहाँ 3 दिन के लिए हमने सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी ऐतिहासिक तौर पे बंद कर दिया है। जहाँ तक ओवरऑल लॉस की बात है तो अभी डिस्ट्रिक्ट में जितना हमारे पास आ गया है दैट इज़ अराउंड 88.95 करोड़ अभी तक का। और आज की स्थिति ऐसी है कि हमारा NH05 रूनंग नाले पे एक क्लोज है, पर स्मॉल व्हीकल्स के लिए खोल दिया गया और टाइम टू टाइम उसको बहाल किया जा रहा है। और अब बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां चमोली में देर रात तक हुई भारी बारिश के कारण गैरसैंण कर्णप्रयाग नेशनल हाईवे 109 का एक हिस्सा अचानक बह गया। इससे गैरसैंण से कर्णप्रयाग और नैनीताल जाने वाले लोग सड़क के दोनों ओर फंसे हुए हैं। पुलिस के मुताबिक सड़क पर फिलहाल यातायात को रोक दिया गया है। वहीं अयोध्या में सरयू नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और इसके कारण बाढ़ का खतरा भी वहां पर मंडरा रहा है। उफनती नदी के कारण अयोध्या के निचले इलाकों में पानी घुस गया है। बहराइच स्थित शारदा और गिरिजा बैराज से लगातार सरयू नदी में पानी छोड़े जाने के कारण नदी के जलस्तर में भी भारी इजाफा हो रहा है। ऐसे में हालात में सोहावल, रुदौली और सदर तहसीलों के तटीय इलाकों में बाढ़ के खतरे को लेकर प्रशासन ने तैयारियां की हैं। वहीं कानपुर से लेकर प्रयागराज तक गंगा नदी के जलस्तर में भी भारी वृद्धि हुई है। प्रयागराज में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद जिला प्रशासन ने NDRF, RAF और यूपी जल बोर्ड के साथ मिलकर मॉक ड्रिल का आयोजन किया। तो वहीं भारी बारिश के बाद कानपुर में भी गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। राजधानी दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से फिलहाल नीचे है, जहां केंद्रीय जल आयोग के अनुसार यमुना का जलस्तर 205.25 मीटर दर्ज किया गया। दिल्ली में धीरे धीरे बाढ़ से स्थिति जो है वो फिलहाल सामान्य होती नजर आ रही है। वहीं राजस्थान के जयपुर और मणिपुर के उखरुल में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। जयपुर में भूकंप के 3 झटके आए। सुबह 4:10 पर पहला झटका आया, जिसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.4 मापी गई। इसके बाद जयपुर में ही रिक्टर पैमाने पर 3.1 तीव्रता का दूसरा झटका 4:23 पर आया और फिर तीसरा झटका 4:25 पर महसूस किया गया, जिसकी तीव्रता 4.4 मापी गई। वहीं मणिपुर के उखरुल में रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 3.5 मापी गई है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने मानते हैं कि फूड सेफ्टी के लिए यूनिवर्सल स्टैंडर्ड बनाने की जरूरत है। उन्होंने दिल्ली में चल रहे वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन में ये बात कही। आज इस सम्मेलन का दूसरा दिन है और इसी जगह कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने खाद्य पदार्थों में मिलावट पर भी चिंता जताई और कहा कि सरकार श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रही है। खाद्य पदार्थों में मिलावट और कृषि कार्यों में बेतहाशा केमिकल का उपयोग स्वस्थ इंसान के साथ पशु पक्षी और पौधों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर चुनौती बना हुआ है। यही वजह है कि नई दिल्ली में दुनिया भर के खाद्य नियामक संस्थानों के प्रमुख इकट्ठा हुए हैं। 2 दिन तक चलने वाले इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने किया और इस मौके पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि दुनिया के हर नागरिक को पोषण युक्त आहार मिले, खाने में मिलावट ना हो, इस दिशा में कार्य करने की जरूरत है।
जिस तरह से हैबिचुअल डिसीज बढ़ रहा है, जिस तरह से फूड में कंटामिनेशन पाया जा रहा है, जिस तरह से न्यूट्रिएंट अनबैलेंस न्यूट्रिएंट फूड का पार्ट बन रहा है, कई रीजन ऐसा है कि जिसके ऊपर डिटेल डिस्कशन की आवश्यकता है और उसके पर यूनिवर्सल डिस्कशन के आधार पर हर कंट्री उसमें से अपने देश के लिए कौन सी फिलोसॉफी को एडॉप्ट कर सकते हैं, उसमें से कंट्री वाइज हम हमारी फूड सेफ्टी के लिए प्रयास कर सकते हैं। इस मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने कृषि उत्पादन को बढ़ाने और उसकी गुणवत्ता बेहतर हो, इसके लिए कई कदम उठाए हैं। सारे जितने खाद्य पदार्थ हैं उनके नियमन की दृष्टि से समय समय पर विचार विमर्श होता रहा है। कुछ लोग टेक्नोलॉजी की दृष्टि से और आगे बढ़े हैं। मिलावट को रोकने की दृष्टि से भी एफएसआई ने कई नवाचार किए हैं जो उल्लेखनीय हैं। One of our key presidency priority has led to enhancing food security and nutrition and working towards ensuring food security for all, promoting agrodiversity and biofortification, minimizing food loss and waste, and ensuring food safety and strengthening agriculture market information system. वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। Over 200 diseases from diarrhea to cancers are caused by eating food contaminated with bacteria, viruses, parasites or chemicals. इस मौके पर फूडोकॉपिया कॉमन डिजिटल डैशबोर्ड और संग्रह हैंडबुक लॉन्च किया गया। सम्मेलन स्थल के बगल में लगे प्रदर्शनी को देखने स्वास्थ्य मंत्री गए। विश्व खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन पहली बार रोम के बाहर दिल्ली में आयोजित हो रहा है। सम्मेलन आपसी सहयोग को बढ़ावा देने, एक दूसरे के अनुभवों को साझा करने का एक मंच मुहैया कराएगा ताकि भविष्य में फूड सेफ्टी और वन हेल्थ वन अर्थ के लक्ष्य को हासिल किया जा सके। नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। और चलिए रुक करते हैं अब अगली खबर का। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के साथ साथ उनके प्रायोजक बैंकों के कामकाज की समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता करेंगी। इन बैठकों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की तकनीकी प्रगति की स्थिति पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की समीक्षा आज से त्रिपुरा में शुरू होगी, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री पूर्वोत्तर में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कामकाज की समीक्षा करेंगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के संबंधित प्रायोजक बैंक के साथ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कामकाज की भी समीक्षा के लिए देश के उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व और मध्य भागों में क्षेत्रवार बैठकों में हिस्सा लेंगी। वहीं सरकार ने गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात पर रोक लगा दी है। सरकार ने देश में चावल की कीमत में तेजी को रोकने के लिए ये कदम उठाया। हालांकि कुछ शर्तों के साथ चावल के निर्यात को अनुमति दी जाएगी। नोटिफिकेशन जारी होने से पहले जिन जहाजों में चावल की लोडिंग शुरू हो चुकी है उसके निर्यात की अनुमति होगी। साथ ही उन मामलों में भी चावल के निर्यात की इजाजत होगी जहां सरकार ने दूसरे देशों को इसकी इजाजत दी है। सरकार ने इन देशों के फूड सिक्योरिटी की जरूरतों को देखते हुए इस तरह की अनुमति दी है। इसरो ने महेंद्रगिरी में गगनयान सर्विस मॉड्यूल प्रोपल्शन सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस परीक्षण में 440 NK थ्रस्ट के साथ 5 लिक्विड OPJ मोटर इंजन और 100 NK थ्रस्ट के साथ 16 प्रतिक्रिया नियंत्रण प्रणाली थ्रस्टर शामिल थे। इसरो के मुताबिक ये ऑर्बिटल मॉड्यूल की जरूरतों को पूरा करता है। इसके साथ गगनयान की चढ़ाई के दौरान कक्षा इंजेक्शन, सर्कुलराइजेशन, ऑन ऑर्बिट नियंत्रण करता है। और अब बात हमारे नए सेगमेंट नया कश्मीर बदलाव के 4 साल की।
दरअसल अनुच्छेद 370 और 35A हटाए जाने के बाद धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला जम्मू कश्मीर पर्यटन का केंद्र बनकर उभर रहा है। पिछले साल 1,88,00,000 पर्यटक जम्मू कश्मीर पहुंचे थे और इस बार ये संख्या 2 करोड़ से ज्यादा होने की उम्मीद है। डीडी न्यूज संवाददाता रमा त्यागी ने देश भर से जम्मू कश्मीर घूमने आए पर्यटकों से खास बातचीत की। क्या कुछ कहना है पर्यटकों का जम्मू कश्मीर को लेकर, आपको सुनवाते हैं। जम्मू कश्मीर में टूरिज्म में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। हमारे साथ यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट मौजूद हैं जो चार चिनार में आए हुए हैं। उनसे जान लेते हैं क्या कुछ उन्हें नया लग रहा है, किस तरह से वो यहाँ की खूबसूरती का आनंद ले रहे हैं। हम हिमाचल से आए हैं, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा पालमपुर से। ये जो वादियाँ, ये पहाड़, वहाँ पे भी बहुत से हैं, लेकिन ये जो अद्भुत नज़ारा यहाँ की झील के साथ, पहाड़ों के साथ बर्फ़ का है, वो सिर्फ यहीं मिलता है। तो हम कल से यहाँ पे हैं, कल हाउस बोट पर रुके थे और आज यहाँ घूम रहे हैं लोकल। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही आनंद आ रहा है। मैं 30-35 साल के बाद आई हूँ, पर अच्छा लग रहा है। जो मन में एक डर सा था कि यहाँ आने पे थोड़ी सी शायद घबराहट सी थी कि पता नहीं क्या होगा, पर हम एंजॉय कर रहे हैं। टूरिस्ट भी अब काफ़ी मात्रा में इधर हाँ देखने को मिल रहे हैं और लोगों का जो बिहेव है और लोगों का जो हॉस्पिटलिटी है बहुत बढ़िया। कहते हैं कि धरती का स्वर्ग माना जाता है। सच में यहाँ के जो नेचुरली ब्यूटी दिखाई दे रही ना, वो सच में लुकिंग सबको आना चाहिए। सब देखो, सब बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ जो शांति मिलती है ना, वो और कहीं नहीं मिलती। घाटी इस वक्त पर्यटकों से गुलजार है। रिकॉर्ड पर्यटक यहाँ पर आया है। देश के विभिन्न हिस्सों से लोग यहाँ पर आए हैं। यहाँ तक कि पहाड़ी इलाकों से भी जो लोग आए हैं वो कह रहे हैं कि पहाड़ों का नज़ारा तो उन्होंने देखा है, लेकिन पहाड़ों के साथ जो पानी का अद्भुत दृश्य यहाँ पर दिखाई देता है वो किसी भी कवि की कल्पना से बहुत ही ज़्यादा है। और जो धरती की जन्नत इसे कहा जाता है वो सही में उन्हें यहाँ पर आकर महसूस होता है। कैमरामैन शुभम शर्मा और सहयोगी विनोद ओझा के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज़, श्रीनगर। और अब बात अगली खबर की। वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने भारत में पासवर्ड शेयरिंग की सुविधा बंद कर दी है। कंपनी ने ये फैसला एक ऐसे देश के लिए लिया जहां इसके लाखों सब्सक्राइबर हैं। कंपनी का कहना है कि अब नेटफ्लिक्स अकाउंट को शेयर करने की सुविधा उन लोगों के लिए है जो एक ही परिवार के हों। कंपनी ने यह भी कहा है कि जो भी यूजर इस नियम को तोड़ेगा उन्हें ईमेल भेजा जाएगा। कोरोना महामारी के समय से कंपनी का राजस्व घटा है और इसलिए वो दुनिया भर में पासवर्ड शेयरिंग को लेकर कड़े नियम बना रही है। कंपनी की कोशिश है कि वो अपनी आय को बेहतर कर सके। मई में स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे अपने प्रमुख बाजारों सहित कई देशों में पासवर्ड शेयर करने पर प्रतिबंध लगाया था। विश्लेषक मानते हैं कि नेटफ्लिक्स अपने कुछ बड़े बाजारों में उस बिंदु पर पहुंच चुका है जहां उसके लिए कमाई बढ़ने की संभावना काफी कम बची है। अब वहीं पिछले साल की पहली 6 माही में नेटफ्लिक्स के लगभग 10 लाख अकाउंट घट गए थे। हालांकि बाद में कंपनी ने इन अकाउंट्स से हुए घाटे की भरपाई भी कर ली, लेकिन गिरावट ने कंपनी को एक झटका जरूर दिया और अब उसे अपने व्यापार में वृद्धि की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। यूरोपीय संघ ने यूक्रेन को अगले 4 साल तक 20 अरब यूरो की सहायता देने का प्रस्ताव रखा है। जहां यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख ने गुरुवार को यूक्रेन के लिए 4 वर्षों में हथियारों, गोला बारूद और अन्य सैन्य सहायता पर 20 बिलियन यूरो खर्च करने की योजना के लिए यूरोपीय संघ से जुड़े 27 देशों के विदेश मंत्रियों का समर्थन मांगा। ये प्रस्ताव यूक्रेन को दीर्घकालिक सुरक्षा आश्वासन देने के अंतर्राष्ट्रीय अभियान के बीच आया है। जैसा कि विनियस में पिछले सप्ताह नाटो शिखर सम्मेलन के मौके पर G7 के सदस्यों ने घोषणा की थी। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि रूस ने इस सप्ताह पहले ही यूक्रेन में लगभग 70 मिसाइलें लॉन्च की हैं। साथ ही लगभग 90 ईरानी निर्मित शहीद ड्रोन युद्ध सामग्री भी लॉन्च की। अधिकारियों ने कहा कि रूस ने इस सप्ताह की शुरुआत में दक्षिणी और पूर्वी यूक्रेन पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए और ओडेसा के काला सागर बंदरगाह में बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया। सोमवार को रूस को क्रीमिया प्रायद्वीप से जोड़ने वाले एक पुल पर विस्फोट के बाद रूस द्वारा जवाबी कार्रवाई की प्रतिज्ञा के बाद ये हमले हुए। मॉस्को ने यूक्रेन पर उस पुल पर हमला करने का आरोप लगाया जिसका उपयोग क्रीमिया में सैन्य आपूर्ति पहुंचाने के लिए किया जाता है, जिसे 2014 में रूस द्वारा जब्त कर लिया गया था।
जेलेंस्की ने यह भी कहा कि उन्होंने बजट संसाधनों के आवंटन पर यूक्रेनी प्रधानमंत्री डेनिस शिमहाल से यूक्रेनी संस्कृति मंत्री अलेक्जेंडर की जगह लेने पर विचार करने के लिए कहा था। यूक्रेन के ओडेसा और माइकोलाइव के काला सागर बंदरगाहों पर रूसी हवाई हमलों की लगातार तीसरी रात में कम से कम 3 लोग मारे गए, जिसमें एक युवा सुरक्षा गार्ड भी शामिल है, जबकि 8 अन्य लोग घायल हो गए। घायलों में एक बच्चा और राज्य आपातकालीन सेवा के 3 कर्मचारी शामिल हैं। अधिकारियों ने कहा कि माइकोलाइव शहर में एक विवाहित जोड़े की हत्या कर दी गई। मॉस्को द्वारा यूक्रेन से अनाज निर्यात को सुविधाजनक बनाने के समझौते को छोड़ने के कुछ दिनों बाद रूस ने ओडेसा और माइकोलाइव में लक्ष्य को निशाना बनाकर किए गए हमलों को जवाबी हमले में कहा है। लेबनान के ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के नेता सैयद हसन ने गुरुवार को अरब और इस्लामिक देशों से इराक के नक्शे कदम पर चलने और स्टॉकहोम में पाक किताब कुरान मजीद की बेअदबी के विरोध में स्वीडिश राजदूतों को अपने देशों से निकालने और स्वीडन से अपने राजदूतों को वापस बुलाने का आह्वान किया है। नसरल्लाह ने मुसलमानों से शुक्रवार की नमाज में बड़े पैमाने पर शामिल होने और कुरान को गले लगाते हुए मस्जिदों के सामने बैठने का भी आह्वान किया। इराक ने कुरान शरीफ की बेअदबी के विरोध में स्वीडन के राजदूत को निष्कासित कर दिया है। बगदाद में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने स्वीडन के दूतावास परिसर में तोड़फोड़ कर आग भी लगा दी। पाक किताब कुरान मजीद को लेकर बाद में इराक के प्रधानमंत्री ने स्वीडन के राजदूत को निष्कासित करने का आदेश दिया। और वहीं आपको बता दें कि अरब इस्लामिक देशों से स्वीडिश दूतों को निष्कासित करने का आह्वान किया गया। स्वीडन से अपने राजदूतों को वापस बुलाने का भी आह्वान किया गया। लेबनान के ईरान समर्थित हिजबुल्लाह नेता ने आह्वान किया है और इराक ने स्वीडन के राजदूतों को निष्कासित भी किया। पाक किताब कुरान मजीद की बेअदबी के विरोध में निष्कासित किया गया है। इसी के साथ अगली खबर का रुख करते हैं। कनाडा फर्स्ट नेशंस ने ओंटारियो सरकार की रिंग ऑफ फायर खनन योजना का विरोध किया। कनाडा के 5 फर्स्ट नेशन समुदायों के एक समूह ने पर्यावरण संबंधी चिंताओं और खनन कंपनियों द्वारा संभावित भूमि अतिक्रमण पर उचित परामर्श के बिना खनिज समृद्ध क्षेत्र में खनन की अनुमति देने के फैसले के खिलाफ मार्च निकाला। समूह सितंबर में एक और विरोध प्रदर्शन की योजना बना रहा है। वहीं दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में केंद्रीय व्यापार जिले में हुए भूमिगत विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि हुई, जबकि 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घटनास्थल के पास की ही एक इमारत पर लगे सीसीटीवी का वीडियो भी इस दौरान सामने आया। धमाका इतना जबरदस्त था कि वहां खड़ी कारें और वैन काफी ऊंचाई तक उछल गईं। जैसे ही विस्फोट हुआ, लोगों में दहशत फैल गई और लोग इधर उधर भागने लगे। विस्फोट के कारणों की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है और अधिकारियों ने लोगों को इस इलाके से दूर रहने की भी चेतावनी दी है। जोहान्सबर्ग शहर आपातकालीन प्रबंधन सेवाओं के प्रवक्ता ने बताया कि एक शव बरामद कर लिया गया, जबकि दर्जनों अन्य घायल हैं। घायलों को तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें कुछ की हालत इस वक्त गंभीर बनी हुई है। पेरू का ज्वालामुखी फिर से सक्रिय हो गया है। पेरू के उबिनास ज्वालामुखी में कई दिनों तक कोई पता लगाने योग्य गतिविधि नहीं होने के बाद गुरुवार को फिर से विस्फोट शुरू हो गया और धुएं का गुबार निकलने लगा। उबिनास पेरू का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। जुलाई की शुरुआत में 3 विस्फोटों के बाद अधिकारियों को ऑरेंज अलर्ट जारी किया और साथ ही 60 दिनों की आपात स्थिति की भी घोषणा की। वहीं ग्रीस की राजधानी एथेंस के पश्चिम में एक क्षेत्र में जंगल की आग की तीव्रता बढ़ने के बाद अधिकारियों को लोगों को निकालने के लिए मजबूर होना पड़ा। एगियोस सोतिरास गांव के पास ही इमारतों के पास के पेड़ों में आग लग गई। आग बुझाने के लिए और अधिक दमकल की गाड़ियां वहां मौके पर पहुंची और विमान से उस पर पानी की बौछारें भी की गई। रोड्स और दक्षिणी ग्रीस के लेकोनिया में भी आग गुरुवार को फैल गई और बढ़ते तापमान में टिंडर बॉक्स स्थितियों में नए प्रकोप का खतरा पैदा हो गया।
मौसम विज्ञान सेवा ने आज आग लगने का खतरा बढ़ने की भी चेतावनी दी है। वहीं रूसी अभियोजकों ने जेल में बंद व्लादिमीर पुतिन के सबसे बड़े राजनीतिक विरोधी अलेक्सेई नावाल्नी को अधिकतम सुरक्षा में 20 साल की जेल की सजा देने की मांग की है। नावाल्नी पहले से ही अन्य आरोपों में जेल की सजा काट रहे हैं, जिनके बारे में उनका कहना है कि उन्हें चुप कराने के लिए आरोप लगाए गए हैं। राज्य समाचार एजेंसी TASS ने एक वकील के हवाले से कहा कि उनके मुकदमे पर फैसला 4 अगस्त को आने की उम्मीद है। यहां उन आरोपों के बारे में कुछ तथ्य भी दिए गए हैं जिनका वो सामना कर रहे हैं। आज के फैशन के दौर में हर कोई सुंदर दिखना चाहता है और खुद को दूसरों से बेहतर दिखाने के लिए तरह तरह के परिधान भी पहनता है। लेकिन आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से कराएंगे जो पिछले 45 सालों से एक खास परिधान में ही घूम रहे हैं। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से कराएंगे जो पिछले 43 सालों से एक खास परिधान में घूम रहे हैं। पंजाब के भटिंडा की सड़कों पर पैदल या साइकिल चलाते हुए गांव चुग्गे खुर्द के मूल निवासी 64 वर्षीय लालचंद सिंह हमेशा अलग तरह का कुर्ता पहनते हैं, जिस पर तरह तरह की बीमारियों के नाम लिखे संदेश होते हैं। इन संदेशों के माध्यम से लालचंद सिंह समाज को बच्चों की बीमारियों के प्रति जागरूक करते हैं और बच्चों को गंभीर बीमारियों से बचाने के लिए टीका लगवाने का संदेश देते हैं। मेरे को लगा नौकरी के दौरान भी बच्चों को जानघातक जो बीमारियां हैं, धुनक, काली खंग, गलघोंटू, काला खसरा, इनसे बच्चों की जो मौतें हो रही थी उस वक्त, तो अब तो चाहे कम है, तो मेरे को लगा भी क्यों ना कुछ किया जाए। तो मैं शब्दों से, कविताओं से, कहानियों से या गीतों से जुड़ा हुआ था साहित्य के तौर पे। तो मैंने ये चोड़ा धारण कर लिया, जिसको टीकाकरण चेतना चोड़ा मैं कहता हूँ, और 81-82 से मैं लगातार इसे पहनता आ रहा हूँ। दरअसल लालचंद सिंह पंजाब स्वास्थ्य विभाग से सेवानिवृत्त ग्रेड 4 के कर्मचारी हैं और अपनी नौकरी के दौरान अस्पताल में काम करते हुए उन्होंने महसूस किया कि बच्चों के प्राथमिक टीकाकरण के बारे में आम जनमानस में जागरूकता की कमी है। यहीं से लोगों को जागरूक करने की सोच अपनाते हुए लालचंद सिंह ने 1981 से ये एक विशेष परिधान पहनना शुरू किया, जिस पर धुनक, काली खांसी, खसरा, टीबी जैसे घातक रोगों के बचाव के लिए टीकाकरण संदेश लिखे होते हैं। इसके अलावा लालचंद सिंह अक्सर कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए मोदी सरकार द्वारा शुरू किए गए अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और स्वच्छ भारत के संदेश देने वाले कुर्ते में नजर आते हैं। इस यात्रा को भले ही 43 साल बीत गए हों, लेकिन लालचंद सिंह का जज्बा कम नहीं हुआ है। दिन हो या रात हो, चाहे कहीं काम पर जाना हो, बाजार जाना हो या किसी शादी में जाना हो, लालचंद सिंह आपको इन्हीं संदेशों के साथ घूमते मिलेंगे। लालचंद सिंह के मुताबिक कोई भी सरकारी अभियान तब तक सफल नहीं होता जब तक कि आम लोग उसका हिस्सा न बने, और वो हमेशा यही करने की कोशिश करते हैं और वो कहते हैं कि अपने अंतिम सांस तक वो इस मिशन में लगे रहेंगे। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए भटिंडा से अमृतपाल सिंह की रिपोर्ट, DD न्यूज। और न्यूज़ एट 10 में अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अब खेलों की। भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे और अंतिम टेस्ट के पहले दिन ही अपनी स्थिति मजबूत कर ली। पहले दिन का खेल समाप्त होने तक 4 विकेट पर 288 रन बना लिए हैं। पहले दिन भारत के लिए रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली ने अर्धशतकीय पारी खेली। कोहली 87 रन और रविंद्र जडेजा 36 रन बनाकर नाबाद रहे। पहले टेस्ट में मिली शानदार जीत से उत्साहित भारतीय टीम पोर्ट ऑफ स्पेन में वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए मैदान पर उतरी तो उसकी नजर सीरीज जीतने पर थी। दोनों देशों के बीच खेले जा रहे 100वें टेस्ट में वेस्टइंडीज ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत को कप्तान रोहित शर्मा और युवा यशस्वी जायसवाल ने अच्छी शुरुआत दी। दोनों ने मैदान के चारों तरफ आकर्षक स्ट्रोक लगाते हुए 100 रन 5 के रन रेट से बनाए। दोनों ने पहले विकेट के लिए 139 रन की साझेदारी निभाई। दोनों के बीच यह लगातार दूसरे टेस्ट में शतकीय साझेदारी हुई। इससे पहले डोमिनिका टेस्ट में दोनों के बीच 229 रन की साझेदारी हुई थी। इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने अपने अपने अर्धशतक पूरे किए। लंच के तुरंत बाद यशस्वी 57 रन बनाकर आउट हो गए।
शुभमन गिल लगातार दूसरे टेस्ट में बड़ी पारी खेलने में असफल रहे और 10 रन बनाकर आउट हो गए। शतक की तरफ बढ़ रहे रोहित शर्मा को स्पिनर वारिकर ने 80 रन पर बोल्ड करके टीम को बड़ी सफलता दिलाई। रहाणे 8 रन बनाकर आउट हुए। दूसरे सत्र में भारत ने 24.4 ओवर में 61 रन बनाकर 4 विकेट गंवा दिए। इसके बाद जडेजा के साथ मिलकर विराट कोहली ने भारतीय पारी को संभाला। इसी बीच कोहली ने अपना अर्धशतक पूरा किया। यह विराट का 500वां अंतर्राष्ट्रीय मैच है। वह इस मुकाम को छूने वाले भारत के चौथे और ओवरऑल 10वें क्रिकेटर हैं। दोनों बल्लेबाजों ने तीसरे सत्र में कोई भी विकेट नहीं गिरने दिया और 5वें विकेट के लिए 201 गेंदों में नाबाद 106 रन की साझेदारी निभाई। दिन का खेल खत्म होने के समय विराट कोहली 87 रन और रविंद्र जडेजा 36 रन बनाकर नाबाद रहे। विराट अपने 29वें टेस्ट शतक से सिर्फ 13 रन दूर हैं। ऐसे में मैच के दूसरे दिन वो शतक लगाकर अपने 500वें अंतर्राष्ट्रीय मैच को खास बनाना चाहेंगे। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज़ 10 में आज मेरे साथ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए डीडी न्यूज़।